हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल में भौतिक स्वरूपों की, जिसमें हमने उसके 2 पार्ट कर लिए हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिए, हमने उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लिया जिसके अंदर कौन कौन सी नदियों का इसमें सहयोग है। उसके बाद हमने तीसरे प्रकार की बात करें तो इसमें तीसरा प्रकार जो अपना था वो प्रायद्वीपीय पठार का था। प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर भारत के भौतिक स्वरूपों में तीसरा जो प्रकार है अपना प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार प्रारंभिक जो प्रायद्वीप है इसका जो पठारी भाग है वो प्रारंभिक काल से ही निर्मित माना जा रहा है। संपूर्ण पृथ्वी का जो प्रारंभिक काल था, जब सूर्य से लावा निकला था, उस टाइम में वहाँ पे उस लावा से जो चट्टानें बनी हुई है ठंडा होकर के, तो उसी टाइम से ही भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उस भाग से ही निर्मित माना जा रहा है। इस जो लावा निर्मित जो पठार था, ये पठार बना कैसे? ज्वालामुखी जो आती है उसके साथ जो लावा आता है पृथ्वी के अंदर से, उसके जमाव से भी इसको माना जाता है। इसका कोई जलमग्न होने का या उसका पानी में डूबने का कोई प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है। इसी कारण से यहाँ पर इस पठारी भूमि पर लंबे टाइम तक इसमें अनाच्छादनात्मक प्रक्रम, यहाँ पे हम सब ले रहे हैं अनाच्छादनात्मक डेनुडेशनल प्रक्रम, ये क्या होते हैं? अनाच्छादनात्मक प्रक्रम वो होते हैं जिसमें अपक्ष और अपर्दन दोनों क्रिया होती हैं। ठीक है। अपक्ष और अपर्दन क्या होते हैं? अपक्ष अपने ही स्थान पर चट्टानों का टूटना फूटना। जब चट्टानों में दरारें आती है, तापमान के कारण वो फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, तो उनके अंदर क्रैक्स आ जाती हैं, दरार आ जाती हैं, चटकने आ जाती हैं, जिसके कारण वो चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती रहती है। तो उस क्रिया को वेदरिंग या अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय का अंग्रेजी में नाम होता है वेदरिंग। ठीक है। यहाँ पे दूसरा है अपर्दन, जो इरोजन प्रोसेस होती है, अपर्दन होता है। वो इन अपक्षय के टूटे फूटे रूप को किसी बाह्य कारक के माध्यम से, बाह्य कारक में नदी भी हो सकती है, पवन भी हो सकती है, हिमानी भी हो सकती है, तो बाह्य कारक की सहायता से इस मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, यानी वहाँ से उस मलबे को कुरसते हुए चलती है, तो वहाँ पे अपर्दन की क्रिया होती है। तो प्रायद्वीपीय पठार पर लंबे टाइम से अनाच्छादनात्मक प्रक्रम, इसके अंदर अपक्ष या अपर्दन दोनों आते हैं। तो इस क्रिया के माध्यम से या इन प्रक्रमों के माध्यम से वहाँ पर लंबे टाइम से काट छाँट होती रही है। कहाँ पर? प्रायद्वीपीय पठार पर। तो वहाँ पर इस काट छाँट से उस क्षेत्र में अनेक स्थानीय विशेषताएं हमें देखने को मिल जाती हैं। और इस जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार में आंतरिक भूगर्भिक जो हलचल थी, भूगर्भिक हलचल के परिणामतः है यहाँ पर इसका जो ढाल है वो दक्षिण से पूर्व की तरफ, या ऐसे बोल सकते हो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हो गया है। यहाँ पे बात करें भारत की, तो इस भारत के इस प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है वो आंतरिक हलचल यानी भूकंप भी हो सकता है, ज्वालामुखी भी हो सकता है, या प्लेटें आपस में टकराए तब भी हो सकता है। तो भूगर्भिक जो हलचलें हुई उनके कारण यहाँ पे ये प्रायद्वीपीय पठार जब आ रहा था, यूरेशियन प्लेट से टकराया तो इसकी आकृति थोड़ी तिरछी हो गई। वो तिरछापन ही यहाँ पे इसके ढाल को निर्मित किया। पहले ये ढाल नहीं था, ये ढाल पहले अफ्रीका से जब भारत जुड़ा हुआ था उस टाइम में ऐसा ढाल नहीं था। ये ढाल जब उत्तर पूर्व की तरफ भारत बढ़ रहा था तो इसमें भूगर्भिक हलचल हुई उस टाइम में, और यहाँ इसका ढाल तिरछा हो गया, तो इसका ढाल ऐसा बन गया। यानी ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ इसका ढाल हो गया। तो यहाँ पे अगर दिशाएं की बात करें तो ये दिशा है इसकी ढाल की, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व
यही कारण है कि इस ढाल से ही हम बात कर रहे हैं, यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की नर्मदा और ताप्ती दो नदियों को छोड़ करके संपूर्ण नदियां पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं। इसका एक कारण है ये, ठीक है। यहाँ पर एक कारण क्या है इसका, इस भाग की सभी नदियां कहाँ आती हैं, पूर्वी घाट की तरफ आती हैं। तो इसका कारण क्या है, ये ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व वाला। यहाँ का मैदानी जो भाग है, इस मैदानी भाग अपेक्षाकृत चौड़ा है। कारण क्या है कि यहाँ की जो नदियाँ आएंगी यहाँ डेल्टा बनाएंगी, तो ये डेल्टा यहाँ बनाएंगी तो अपने साथ जो मलबा लाई इस तट पे छोड़ती चली गई और तट पे छोड़ेगी तो यहाँ का भाग क्या हो गया, चौड़ा हो गया। हम देखते हैं यहाँ पे दो बातें आती हैं, एक तो मगन तट की बात करते हैं, भारत के मगन तटों की, एक मैदान की बात करते हैं। भारत का जो मगन तट है, मगन तट क्या होता है ये भी समझ लो। ये होता है जैसे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र मैदानी भाग और ये जलीय भाग हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला भाग यहाँ तक पानी है, ठीक है। ये क्या है, इस भाग में ये वाला जो क्षेत्र है इस भाग का, ये जो पानी की डूब में आ रहा है यहाँ का भाग, ये वाला, इसके अंदर डिग्री 1 डिग्री से 3 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। तो ये क्षेत्र है, इसको बोलते हैं मगन तट, जो पानी से डूबा हुआ है और किसी स्थल भाग का भाग है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मगन तट। यहाँ जिस क्षेत्र में ऊंचे क्षेत्र होते हैं या पर्वतीय भाग होते हैं, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसके मगन तट कम होते हैं, कम चौड़े होते हैं, यानी उसकी चौड़ाई कम होती हैं। लेकिन जो मैदानी भाग है उससे अगर कोई भाग जुड़ा हुआ है तो उसका मगन तट है वो दूर तक है या चौड़ाई उसकी मिलती है अपने को। तो यहाँ पे बात करें, भारत इसका एक अपवाद है। भारत यहाँ पे पश्चिमी घाट है, ये वाला भाग, तो पश्चिमी घाट है यहाँ पे, तो पश्चिमी घाट के कारण यहाँ की जो क्षेत्र है वो ऊंचा है। यहाँ ये कगारनुमा भाग बन गया है, पहले ऐसा था अब ये ऐसे बन गया, तो ये भाग थोड़ा तिरछा होने से बढ़ गया, तो ये ऊपर उठ गया। इसका किनारा कहाँ उठ गया, ऊपर उठ गया। ये पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, ये केवल कगार है, प्रायद्वीपीय पठार की क्या है, कगार है। तो यहाँ पर ये भाग ऊपर उठने से इसका मगन तट क्या हो गया, चौड़ा हो गया। ये भारत एक इसका अपवाद है, जबकि ऊंचे उठे भागों के पास में मगन तट हमेशा कम चौड़े मिलते हैं, लेकिन भारत में ये चौड़ाई ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना, दो बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, एक तो मगन तट की और एक मैदानों की। मैदान की बात करें तो यहाँ के मैदान चौड़े हैं क्योंकि डेल्टा के कारण यहाँ पे मिट्टी ला करके इस नदियों द्वारा जमाव हो गया और ये भाग चौड़ा हो गया। यहाँ से नदियाँ स्टार्ट होकर के इधर जाती हैं, इसलिए यहाँ पे मैदान का निर्माण कम कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ कटती कौन सी हैं, जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, इधर वाली तो ये वाली नदियाँ इधर आ जाएगी। इस भाग की जो नदियां हैं यानी पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, इस पश्चिमी भाग से जो नदियां निकलती हैं ये सभी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे मैदान की चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई। कारण क्या है कि ये मलबा अपने साथ में ले जाकर के सीधा समुद्र में मिला देती हैं, अरब सागर में। तो इस भाग का जो मैदान है वो तो कम चौड़ा और इस भाग का जो तटीय मैदान है वो चौड़ाई है। कारण कि यहाँ की जो नदियाँ अपने साथ मलबा लेकर के आती हैं वो डेल्टा के रूप में पूर्वी तट पर बिछा देती हैं। अगर मगन तट की बात करें तो मगन तट, भारत का मगन तट यहाँ पे पश्चिमी भाग में चौड़ा है और पूर्वी भाग में संकरा है। तो यहाँ पे मगन तटों की बात हो गई और मैदान की भी हो गई। मैदान यहाँ पे चौड़ा क्यों है, क्योंकि इसका ढाल ऐसा है, यानी प्रायद्वीपीय भाग का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, इसके कारण यहाँ के मैदान क्या हैं, चौड़े हैं। यानी डेल्टा के बनने के कारण यहाँ के मैदान चौड़े हैं। ये वाला मगन तट वाला भाग ये ऊपर उठने से इसका जो मगन तट का क्षेत्र है वो अधिक चौड़ा हो गया और ये कम चौड़ा हो गया। तो इन दोनों प्रमुख कारणों को आप ध्यान में रखोगी, ठीक है। इसकी ढाल की बात हो गई, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किधर है तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ भारत के 1964 में भारत के एक राजपत्र में SP चटर्जी महोदय द्वारा इसका जो वर्गीकरण किया गया प्रायद्वीपीय पठार का, इस प्रायद्वीपीय पठार में को इन्होंने विभाजित किया है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पे इतना, ठीक है। आगे क्यों नहीं है, क्योंकि इधर तो इसके महाद्वीप पश्चिमी घाट के बाद में यहाँ तटीय मैदान की बात हो जाएगी, इधर भी मैदान की बात हो जाएगी, तो वो बात आगे कर लेंगे हम, तटीय मैदान को भी पढ़ेंगे। तो इस क्षेत्र में ये जो प्रायद्वीपीय पठार है
इनको एस.पी. चटर्जी महोदय ने 1964 में यहाँ की स्थानीय विशेषताओं और स्थानीय जो इसकी अवशिष्ट स्थलाकृतियाँ हैं उनके अनुसार जो लोकल नाम दिए गए हैं वो इन्हीं के नाम पे दिए गए हैं। 8 प्रकार जो बताए गए हैं, इन्होंने 8 मुख्य प्रकार बताए हैं, यानी वृहद प्रकार जो हैं वो 8 हैं और जो मध्यम स्तर के जो प्रकार हैं वो 25 हैं। मध्य स्तर के जो प्रकार हैं वो 25 हैं और मुख्य जो प्रकार हैं वो 8 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। अभी इन प्रकारों को आप ध्यान में रख लेना। आठ प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार की बात करें हम, यहाँ है उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा प्रकार की बात करें हम, दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि। इनको नोट भी कर लेना साथ साथ में। तीसरा प्रकार है यहाँ पे उत्तरी दक्कन प्रदेश। चौथा प्रकार है यहाँ पे दक्षिणी दक्कन प्रदेश। और अगला प्रकार है इसका पूर्वी पठारी प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पर पश्चिमी घाट व पहाड़ियाँ। और अगला है पूर्वी घाट व पहाड़ियाँ। और नेक्स्ट है यहाँ पे 8वां मेघालय व मिकीर पहाड़ियाँ। आ गया समझ में। यहाँ पे हम बात करें इस क्षेत्र में उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी पठारी और पश्चिमी घाट व पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट व पहाड़ियाँ, मेघालय व मिकिर पहाड़ियाँ। ये 8 मुख्य प्रकार बताए हैं भारत के राजपत्र में एस.पी. चटर्जी महोदय के द्वारा। ये लोकल नाम है वहाँ के, ठीक है, वहाँ के स्थानीय विशेषताओं के कारण लोकल नामों को ही इन्होंने ले लिया है। इसके अंदर 25 प्रकार हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि में, जिसमें 5 प्रकार हैं, दूसरे में 3 प्रकार हैं, ऐसे करके पूर्वी पठारी भाग में यहाँ पे इनमें 2-2 प्रकार हैं, इनमें 5 प्रकार हैं, यहाँ पे पश्चिमी घाट और पहाड़ियों में 3 प्रकार, इसमें 3 और इसमें 2 प्रकार हैं। इससे करके कुल प्रकार 25 हैं। इसके मध्यम स्तर के छोटे छोटे प्रकार, जिसमें एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रकार है उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि की, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे बात करें, इस मानचित्र में देखेंगे सभी प्रकारों को कौन कौन सा कहाँ पे है, इस भाग में बात करेंगे। यहाँ पर ये भारत वाला क्षेत्र है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये वाला भाग, ये यहाँ से स्टार्ट हो करके इस तरीके से इसके भागों को विभाजित किया गया है, जिसमें राजस्थान के प्रकार को लिया गया है। राजस्थान के बाद में यहाँ पे विंध्याचल वाला, और इस क्षेत्र में यहाँ पे ये वाला भाग है। यहाँ पे इनके 2 प्रकारों को विभाजित किया गया है, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, और यहाँ पे इसको 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे अरावली क्षेत्र, ठीक है, 5 प्रकारों की बात करेंगे हम। यहाँ पे इसको साफ कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे इसके 5 प्रकारों की बात करेंगे। पहला प्रकार ले रहे हैं हम उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि की, तो इसके अंदर इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रकार है इसका, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा और 5वां।
इस भूमि में पहला प्रकार इन्होंने इसके केंद्रीय उच्च भूमि में लिया अरावली प्रदेश, ठीक है। दूसरा लिया इन्होंने पूर्वी राजस्थान उच्च मैदानी भाग। यहाँ पे अगला लिया इसने, यहाँ पर उच्च मैदानी भाग के बाद में ये भाग है मध्य भारत का भाग, उसके बाद में लिया इन्होंने बुंदेलखंड और लास्ट में लिया इन्होंने मालवा का पठार। अब इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये 5 प्रकार हैं। जो पहले प्रकार जो इसको बोलते हैं, पहला मुख्य प्रकार है ये वाला उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, ये है दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि, ये है उत्तरी दक्कन प्रदेश, ये दक्षिणी दक्कन प्रदेश, और ये वाला पूर्वी पठारी क्षेत्र। यहाँ पर इस भाग में ही ये जो पश्चिमी घाट व पहाड़ियाँ, यहाँ पे आप ऐसे डैश से भी दर्शा सकते हो। इसके अंदर वाला जो ये वाला भूमि है, इसके अंदर ये वाला, इसको बोलते हैं यहाँ पे पश्चिमी घाट व पहाड़ियाँ। इसके अंदर वाले को बोलते हैं यहाँ पे पूर्वी घाट व पहाड़ियाँ। और यहाँ पे मेघालय का पठार है, इसके अंदर इसको बोलते हैं मेघालय और मिकिर की पहाड़ियाँ। 2 भागों में बांटा है इसको भी। यहाँ पे मेघालय का पठार है और मिकिर पहाड़ियाँ हैं। तो ये 8 मुख्य प्रकार बांटे हैं। पहला उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि, यहाँ पे ये उत्तरी दक्कन प्रदेश, दक्षिणी दक्कन प्रदेश, पूर्वी पठारी प्रदेश, और यहाँ पश्चिमी घाट व पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट व पहाड़ियाँ, और यहाँ मिकिर पहाड़ियाँ या मेघालय पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इतने 8 प्रकारों को इन्होंने विभाजित किया है। पहले प्रकार ले रहे हैं हम उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, जिसके अंदर क्या क्या स्थलाकृतियाँ हैं। यहाँ अवशिष्ट जो स्थलाकृतियाँ, जिसमें अरावली प्रदेश है, यहाँ वाला इसकी जो आकृति अरावली प्रदेश जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला माना जाता है। ये जो इसका काल है या इसका निर्माण है प्री कैम्ब्रियन या प्री पैलियोजोइक काल में इसको माना गया है। लेकिन आज जो हम अरावली देखते हैं वो अरावली अवशिष्ट रूप में देखते हैं, क्योंकि यहाँ अनुसंधानात्मक प्रक्रमों के द्वारा इसकी काट छाँट करके ये अवशिष्ट रूप में रह गया है। जो ये अवशिष्ट पर्वत बचा है, आज इसको हम अवशिष्ट पर्वत के रूप में देखते हैं। इसकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, यहाँ राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से संबंधित है। इनका विस्तार इन राज्यों में है। यहाँ राजस्थान में 550 किलोमीटर की लंबाई और टोटल लंबाई इसकी है 692 किलोमीटर की। ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये अपनी जलवायु को भी प्रभावित करती है, क्योंकि यहाँ जो आने वाली पवनें हैं ग्रीष्मकालीन वो इनके समानांतर होकर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको ये अरावली पर्वत रोक नहीं पाती। जिन क्षेत्रों में ये रोकती है, सिरोही उदयपुर वाले भागों में, वहाँ पे घनघोर वर्षा होती है। लेकिन जो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग है उनको ये पवनें रोक नहीं पाती। वहाँ से ये पवनें आगे की ओर निकल जाती है और हिमालय से टकरा के वहाँ वर्षा करती हैं। यहाँ अरावली से बंगाल वाले जो खाड़ी है वहाँ से एक शाखा आती है, वो इस पूर्वी भाग में आकर के अरावली से टकरा के वर्षा करती है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी जो पवनें आती हैं वो वर्षा नहीं कर पाती। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी है। दूसरी बात करें इसके अंदर पूर्वी राजस्थान की मैदानी जो भाग हैं वहाँ पे 2 नदियों का मुख्य योगदान है। 2 नदियाँ कौन सी है? चंबल, और यहाँ पे दूसरी है बनास नदी। हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान के इस भाग में यहाँ पे ये राजस्थान में यहाँ से अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जिसके राजसमंद जिला है यहाँ से, उसके यहाँ से एक नदी निकल करके आती है बनास। वो बनास भीलवाड़ा और टोंक होते हुए यहाँ सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है। चंबल कहाँ से आती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इस भाग में,
इस क्षेत्र में ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करके कोटा बूंदी होते हुए और सवाई माधोपुर में होते हुए करौली से धौलपुर इसकी सीमा बनाते हुए आगे इटावा में, उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। तो इस भाग में ये दो जो नदियां हैं, दो कौन सी हो गई, बनास हो गई और ये चंबल हो गई, इन दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पे, या इस मैदान को बनाने में इनका ही हाथ है। जो ये बनास नदी है, ये बनास नदी राजस्थान की मुख्य जो आंतरिक रूप से यानी पूर्णतः राजस्थान में ही बहने वाली नदी है, वो बनास नदी है। इस बनास नदी का जो दक्षिणी भाग है ये वाला, इसको बोलते हैं यहाँ पे मेवाड़ का मैदान। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का मैदान बोलते हैं। और जो इसका उत्तरी भाग है ये वाला, इसको बोलते हैं यहाँ पे मालपुरा या करौली का मैदान। क्या बोलते हैं? मालपुरा या करौली का मैदान। या मैदान, ठीक है। ये बनास नदी की बात कर रहा हूँ, ये चंबल में मिलकर के यहाँ पूर्वी राजस्थान की जो पहाड़ियाँ हैं, या पूर्वी राजस्थान का मैदान है, इसको बनाने में इनका ही योगदान है। यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है, ये वाली, ये कौन सी है? ये अरावली पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर इस आकृति में है, तो यहाँ से जो पवनें आती हैं वो इसके समानांतर आगे की ओर निकल जाती हैं। जहाँ पे ये टकराएंगी वहाँ पे घनघोर यहाँ पे वर्षा कर देती है। जैसे माउंट आबू वाला क्षेत्र है और यहाँ उदयपुर वाला क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा होती रहती है। तो इस भाग को यहाँ पे दो भागों में हमने देख लिया है, पूर्वी राजस्थान का जिसमें बनास और चंबल का योगदान है। यहाँ अरावली की बात कर ली जिसकी दिशा और यहाँ कौन से राज्यों में है। ये अवशिष्ट वलित पर्वतमाला है। वलित का मतलब होता है मोड़दार। हमने हिमालय में भी बात किया वलित की नव में, तो ये हिमालय पर्वत है वो वलित पर्वत है। तीसरी बात करें यहाँ पे मैदान, जो मध्य भारत का पठारी भाग है या मैदानी भाग है, वो भी यहाँ पे ही है। इसके यहाँ पे जो चंबल है, इस प्रकार की नदियाँ यहाँ पे केन बेतवा नदियाँ हैं, इनके द्वारा यहाँ वाले क्षेत्र को यहाँ मैदानी भाग में बदला गया है। आगे की ओर इस पठार के दक्षिण में यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है, जो कि राजस्थान और यहाँ पे यूपी से संबंधित है। यूपी का भी कुछ भाग आता है इसके अंदर, और यहाँ पे मध्य प्रदेश से भी कुछ भाग इसके अंदर आता है इस भूमि में, बुंदेलखंड में। और लास्ट में इसका है मालवा का पठार। मालवा का पठार और हाड़ौती का पठार एक ही है, यानी कि राजस्थान में इसको हाड़ौती का पठार कहा जाता है। और यहाँ मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, ये वाला भारत में राजस्थान में यहाँ पे हाड़ौती वाला है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ 4 जिले स्थित हैं। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं वो भी यहाँ मालवा का पठार, पूरे को क्या कहते हैं? मालवा का पठार, और अपने राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर ये है विंध्यन कगार से संबंधित। देखिए जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पे, ये इसकी कगारनुमा भाग होता है। वैसे ही ये विंध्यन श्रेणी है और ये इनकी कगार है, यानी आगे का भाग है। तो यहाँ इस क्षेत्र में विंध्यन पर्वत श्रेणी है। विंध्यन पर्वत श्रेणी का ये आगे वाला भाग है कगारनुमा भाग। इस कगार के और यहाँ पे ये अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है, इनके दोनों के बीच में एक भ्रंश रेखा है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच में अगर वो मोड़दार पर्वत श्रेणी है तो उनके बीच में भ्रंश आपको अवश्य देखने को मिलेगा। जब हम हिमालय की बात की, वहाँ पे हमने इंडस थ्रस्ट की बात की थी, मैन सेंट्रल थ्रस्ट की बात की, मैन बाउंड्री थ्रस्ट की बात की, हिमालय फ्रंट फोल्ड की बात की, तो वो दो पर्वतीय क्षेत्रों के बीच की भ्रंश रेखाएँ थी। और अब जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी दोनों के मध्य जो भूमि में एक भ्रंश रेखा है, उस भ्रंश रेखा को जीबीटी बोलते हैं, जो कि यहाँ बूंदी और कोटा की सीमा से होते हुए जाती है। यहाँ बेंगू नामक स्थान पर, कोटा बूंदी के पास में बेंगू नामक स्थान है, वहाँ से एक रेखा भ्रंश रेखा गुजरती है। उस भ्रंश रेखा का नाम क्या है? जीबीटी, यानी ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। इसको आप ध्यान में रख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इस भ्रंश के बारे में, क्योंकि इस भ्रंश के बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं। ये कहाँ पे है? अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित भ्रंश रेखा है, जो कि अपने राजस्थान से भी संबंधित है, जो कि राजस्थान के कोटा बूंदी की सीमा से बेंगू के समीप से होते हुए निकलती है। इस रेखा का नाम है जीबीटी, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, तो अपने इन पांचों प्रकारों की बात छोटी मोटी कर ली है हमने। इसके बाद हम दूसरी बात करें दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि की, जिसको हमने 3 प्रकारों में बांटा गया है।
ये तो बात हो गई उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि की। अब बात करेंगे हम दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि की। दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं इसके? एक तो है यहाँ पे विंध्यन कगार की हमने बात कर लिया, पर्वतीय क्षेत्र है उनके आगे का भाग, ठीक है, जो फुट हिल जोन है। दूसरा है इसके अंदर विंध्यन श्रेणी, और तीसरा है इसके अंदर नर्मदा घाटी। तीसरा प्रकार है नर्मदा घाटी। यहाँ पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। इस भूमि को 3 भागों में ऐसे समानांतर रूप में 3 भाग हैं इसके। यहाँ पे पर्वतीय श्रेणी है विंध्याचल, ठीक है, यहाँ 1, 2 और 3 तीनों प्रकार बांटे गए हैं। जिसका कगारनुमा भाग है ये वाला, ऊपर वाला कगारी भूमि है जो कि विंध्यन कगार से संबंधित है, जो अपने राजस्थान के मालवा के पठार इसको बोला जाता है। इस कगारनुमा भाग में यहाँ पे जीबीटी का जो थ्रस्ट है वो स्थित है, ठीक है। दूसरी है यहाँ पे विंध्यन श्रेणी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये जो भाग है इसको 3 भागों में बांट सकते हैं हम, एक ये और एक ये और एक ये, यानी पश्चिम, मध्य और पूर्वी भाग। पश्चिम में इसके जो पर्वत श्रेणी है वो विंध्यन पर्वत श्रेणी है, यानी यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं उनकी बात कर रहा हूँ, विंध्यन पहाड़ी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मध्य वाली है वो भांडेर की पहाड़ी है, और तीसरी कैमूर की है। कौन कौन सी है एक बार देख लो इसको, विंध्यन पर्वत श्रेणी, दूसरी यहाँ पे भांडेर, और तीसरी है कैमूर। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है, इनको लिख लेना। यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी की पश्चिम से पूर्व की तरफ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो हैं विंध्यन पर्वत और भांडेर पर्वत और कैमूर पर्वत। ये विंध्यन श्रेणी का ही भाग है, छोटी छोटी 3 पहाड़ियाँ हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसके बाद में यहाँ पे नर्मदा घाटी है, जो कि सतपुड़ा और ये वाली विंध्यन पर्वत श्रेणी के बीच में जो भ्रंश रेखा है, इनके बीच में जो बहने वाली नर्मदा भ्रंश बोलते हैं इसको, या नर्मदा थ्रस्ट बोलते हैं। इसके मध्य जो नदी बहती है वो नर्मदा नदी। भारत की सबसे बड़ी जो एस्चुरी निर्मित करने वाली नदी है नर्मदा नदी, जो कि विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में बहती है। भारत की सबसे बड़ी नदी है भ्रंश रेखा में बहने वाली, जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी को समझ लो एक बार। एस्चुरी होता है जो संकीर्ण यानी कि संकरी जो घाटी होती है, उस घाटी में बहते हुए, यानी कि वहाँ की संकरी घाटी में बहते हुए वहाँ के मलबे को साथ लेकर के चलती है और समुद्र में सीधा का सीधा गिरा देती है, यानी उसका जो डेल्टा है वो नहीं बनाती। वहाँ पे जो अपना इसका तीव्र वेग होता है, संकरी घाटी में अगर नदी का हमेशा तीव्र वेग होगा, और तीव्र वेग होगा तो वो अपने साथ जो मलबा लेकर के चलती है उस मलबे का निक्षेप नहीं करेगी रास्ते में, वो इसको डायरेक्ट सीधा ले जा करके समुद्र में डाल देती है। इस प्रकार की नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा ही नहीं, ताप्ती नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है, और पश्चिमी घाट की पश्चिम भाग में बहने वाली नदियां हैं वो भी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। भारत में मुख्य रूप से हम ये ही पढ़ते हैं कि नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां ही एस्चुरी का निर्माण करती है। नहीं, भारत में पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में जो भी नदियाँ हैं, इस भूमि में बात कर रहा हूँ मैं, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के इधर से जो नदियाँ निकलती है, जिसमें जुआरी है, यहाँ पे मांडवी है, गोवा की नदियाँ हैं यहाँ पे, तो यहाँ इस नदियों के कारण ये नदियाँ हैं सीधा का सीधा समुद्र में अपने मलबे को गिराती हैं। तो पश्चिमी घाट की पश्चिम में जो बहने वाली नदियाँ वो सभी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पूर्वी भाग में जाती हैं वो नहीं करती, वो सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, यहाँ विंध्याचल के यहाँ से तो बहती है ये वाली नर्मदा नदी, जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे ताप्ती नदी है, वो भी एस्चुरी का निर्माण करती है। ये दोनों मुख्य नदियाँ हैं समानांतर, ऊपर वाली नर्मदा और नीचे वाली यहाँ पे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है और ये नर्मदा सतपुड़ा के उत्तर में बहती है। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। आगे की बात करेंगे हम तीसरे प्रकार की। तो तीसरा प्रकार उत्तरी दक्कन का प्रदेश है, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे ये उत्तरी दक्कन का प्रदेश
प्रदेश है इसको दो भागों में एक तो बांटा गया है, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इसके अंदर ली गई है, ठीक है। दूसरी है यहाँ पे महाराष्ट्र या मराठा का पठार, जो महाराष्ट्र और मराठा का पठार है उसमें इस भूमि में ये वाला क्षेत्र दो भागों में बांटा है इसको, एक तो सतपुड़ा श्रेणी और एक है यहाँ पे मराठा या महाराष्ट्र का पठार। अगला दक्षिणी दक्कन प्रदेश है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे एक तो बांटा गया है यहाँ पे उत्तर में यहाँ कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक की भूमि है यहाँ पे, और ये जो क्षेत्र है इसके दक्षिणी भाग में तेलंगाना का पठार है। तो कर्नाटक की जो उच्च भूमि है या उच्च पठारी भूमि है उसके उच्च भूमि को मालनाड कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना। आप ऑब्जेक्टिव में आंसर आ सकता है मालनाड, यानी कि जो कर्नाटक की उच्च भूमि है या उच्च पठारी भूमि है उसको यहाँ पे मालनाड कहा जाता है, ठीक है। और दक्षिणी भाग है तेलंगाना का पठार, जो कि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ था इस क्षेत्र में। तो इसके अंदर दो पठारी भूमि है, एक तो इसके उत्तरी भूमि में यहाँ के पठार और दक्षिणी भाग में पठार, यानी कि उत्तरी वाले को कहते हैं यहाँ पे हैदराबाद का पठार, और दूसरी दक्षिण में है जिसको बोलते हैं रॉयल सीमा का पठार, यानी कि तेलंगाना में ही दो पठार हैं। तेलंगाना के भाग किया गया है, इसमें दो भाग हैं तेलंगाना में दो हैं, एक तो हैदराबाद की भूमि या हैदराबाद का पठार और दूसरा है रॉयल सीमा का पठार, रॉयल सीमा का पठार, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, दक्षिणी दक्कन की। उत्तरी दक्कन में यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है और यहाँ पे दूसरा है महाराष्ट्र या मराठा का पठार, ठीक है। पांचवा प्रकार हम ले यहाँ पे, तो पांचवा पूर्वी पठारी भूमि है। पूर्वी पठारी भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे बघेलखंड ये वाला क्षेत्र है, इसको बघेलखंड यहाँ कहते हैं, इसको यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। यहाँ पे पूर्वी जो गडजात की पहाड़ियाँ उनको यहाँ पे, और महानंदी और दंडकारण्य क्षेत्र, 5 क्षेत्र हैं यहाँ पे। कौन कौन से हैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर है बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड की बात की हमने, बुंदेलखंड यहाँ राजस्थान वाले उच्च केंद्रीय उच्च भूमि में है, यहाँ पे बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड, छोटा नागपुर, गडजात की पहाड़ियाँ, महानदी का क्षेत्र और ये दंडकारण्य क्षेत्र, ये 5 भागों में यहाँ पे इनको बांटा गया है। यहाँ पे जो भाग है गडजात वाली, ये यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पे 5 प्रकार बांटे गए हैं। इस क्षेत्रों में पाट भूमि भी है, तो इनकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस 5 प्रकार की डिटेल से थोड़ी सी बहुत इसकी चर्चाएं करेंगे, तो अगली वीडियो में इसको ले लेंगे, ठीक है।